Welcome back everyone on English Zone channel and we are here with the UPTGT PGT mock test 2 and आज की इस क्लास में हम जो MCQs डिस्कस करेंगे वो आपके TGT PGT एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और उन्हीं सभी राइटर्स को मैंने यहाँ पे इस मॉक टेस्ट 2 में इंक्लूड करा हुआ है। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मॉक टेस्ट का अपलोडेड है चैनल पे, आप जा करके उसको वॉच आउट करिए। लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट जो मॉक टेस्ट है उसका लिंक मिलेगा। तो फ्रेंड्स रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए और क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन, उस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब हम आपसे आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो न्यू एग्जाम पैटर्न पर ये हमारा जो सेशन है मॉक टेस्ट का, ये बेस्ड ऑन है। सो लेट्स स्टार्ट with the first question of the class. In which work Milton states that while the still morn went out with sandals grey. This is very famous line from the work of Milton. आपको बताना है किस वर्क से ये लाइन ली गई है, किस मिल्टन के वर्क में इस लाइन का एक्सप्लेनेशन, इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है बाय जॉन मिल्टन। एंड फ्रेंड्स आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 सेकेंड्स का टाइम होगा सो दैट आप इसके आंसर को बताओ। और जैसे मैं आप स्क्रीन पे आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, आप तुरंत आंसर के लिए जाओ। एंड आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। दिस इज टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ मिल्टन एंड द पोएम लीसिडास। And next question we have, the line they also serve who only stand and wait occurs in which of the following poems? ये second question है वीडियो का, आप इसके आंसर्स दे चुके हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बट स्टिल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप जॉन मिल्टन को पढ़ रहे हो, उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। जॉन मिल्टन एज ए राइटर, एज ए पोएट, एज ए ऑथर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है एग्जाम के, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन on John Milton. And yes, we have the right answer of this question, that is on his blindness. This is the work by written composed by John Milton on his blindness, जिसमें जॉन मिल्टन ने अपने ब्लाइंडनेस के ऊपर ये पोएम लिखी हुई है। द फेमस लाइन व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय होम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ऑफ अ फेमस कैरेक्टर दैट वाज इंक्लूडेड इन द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के ऊपर ये तीसरा हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का और बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है उस कैरेक्टर की जो कि जॉन मिल्टन ने अपने ग्रेट एपिक पोएम में इंक्लूड करा हुआ है। पैराडाइज लॉस्ट की बात कर रहे हैं हम। 1667 में इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था विद दी 10 बुक्स। तो ये फेमस जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है? सैटर्न, एडम, ईव और लीसबर्ग। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर, दैट इज ऑप्शन ए, सैटर्न। दिस famous statement was spoken by Saturn in the work Paradise Lost. That was an epic poem composed by John Milton. Number 4 question we have, who said that in Paradise Lost book 1 Milton belongs to the devil's party without knowing it? This is very famous line also and बहुत famous statement है एक तरीके का, जो कि किसी और राइटर ने मिल्टन के ऊपर बोला है। क्योंकि जब मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट कंपोज कर रहे थे, he had a very soft corner for the devil's party and we have the correct answer of this question, that is option D. ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर, विलियम ब्लेक ने ये वर्ड बोला है, ये स्टेटमेंट बोला है रिलेटेड टू जॉन मिल्टन। एंड जॉन मिल्टन व्हेन ही वाज कंपोजिंग द poem Paradise Lost book first, he had a very kind of soft corner for the devils. Which of the following pairs is mismatched? Option C. This is the correct answer. Cymbeline की बात हो रही है। This is the work Hamlet 1601 से 1602 के मिड में लिखी गई 12th नाइट की बात हो रही है। This is a very comic poem and 1601 से 1602 के बीच टेम्पेस्ट लास्ट फेज में लिखी गई थी 1611 and Cymbeline was also written in the last phase of his career of William Shakespeare career. So ये 1599 में जो ये वर्क है Cymbeline, this is mismatched in this option. So इसका जो करेक्ट आंसर है that is option C. Next question we have, in which work of John Milton does the character Jalila appear? Jalila बहुत फेमस कैरेक्टर है जॉन मिल्टन के वर्क की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस
वर्क में इनके ये कैरेक्टर इंक्लूडेड है, आपको ये बताना है। एंड वी हैव द ऑप्शन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, परम्यूज, सैमसन एगोनिस्ट। And the correct answer we have here, that is option D. Option D is the correct answer. Which of the following is not a title of a play written by William Shakespeare? यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, प्ले फ्लैट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे प्ले होगा। ओके, सो ये थोड़ा सा एरर हो गया है इसमें वर्ड का। Which of the following play is not a title of a play written by William Shakespeare? And we have the option Henry VI, Henry VIII, and Henry IV, and Henry VII. And the correct answer we have here, that is option D. Henry VII is not a play that was written by William Shakespeare. And बाकी जितने plays हमारे यहाँ पे Henry VI है, Henry VIII, Henry IV, these all are the chronicle plays और historical plays of the William Shakespeare, जो कि रियल कैरेक्टर एंड रियल किंग्स पे की स्टोरी पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे इनके क्रॉनिकल प्लेस जो भी इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं। एंड ऑल दीज ए बी एंड सी आर द प्लेस रिटन बाय William Shakespeare, and this comes under the category of historical or chronicle plays. Which of the following work of William Shakespeare is written in 6-line stanzas whose decided sign of immaturity? Which of the William Shakespeare is written in 6-line stanza? यहाँ पे क्वेश्चन में फिर रिपीट कर देती हूँ। And whose decided sign of इमेच्योरिटी, इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जिसमें उन्होंने इस तरीके का 6-line स्टेंजा की पोएम्स लिखी हुई हैं? एंड इट इज लिटिल बिट immature poems, you can see. And we have the option, and the correct answer, that is option C. Option C is the correct answer. Venus and Adonis is the correct answer, and this is the narrative poems that was written by William Shakespeare. Two narrative poems William Shakespeare ने लिखे थे, Rape of the Lucrece and the Venus and Adonis. John Milton's magnificent ode on the morning of Christ's nativity was written when the poet's age was. ये वर्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ओड है, पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। एंड किस एज में मिल्टन ने कंपोज की थी, आपको ये बताना है कि पोएट का उस टाइम पे एज क्या था। They have the options 24 years, 21 years, 26 years, 35 years. And the correct answer is option B, 21 years. When Milton was 21 years, he had composed an magnificent ode that was titled as On the Morning of Christ's Nativity. Because मिल्टन का जो आप टाइम ड्यूरेशन की बात करो 1608 से लेकर के 1674 का ये टाइम ड्यूरेशन है, ये मिल्टन का टाइम ड्यूरेशन है। मिल्टन was born on the year 1608 and died in 1674. So जो स्टार्टिंग टाइम में लिखी थी 21 ईयर्स की एज में लिखी थी पोयम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ का डिस्क्रिप्शन किन प्लेज में मिलता है? यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्लेज का हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं दे ऑल आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो आपको बताना है कि किस प्ले में विलियम शेक्सपियर की प्रोविंशियल लाइफ से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन मिलता है। एंड प्लीज आप इनको नोट डाउन भी करते चलो। एंड नंबर 10 क्वेश्चन का जो आंसर है वी हैव हियर ऑप्शन ए, मेरी वाइफ्स विंटर। दिस इज द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, एंड दिस प्ले जो एक्सप्लेन करता है, डिपिक्शन देता है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ से रिलेटेड। नंबर 11 क्वेश्चन वी हैव, इन विच ईयर मिल्टन लिसिडास वाज written? लिसिडास का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। लिसिडास जो वर्क है, पोएम है, दैट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ his friend King Edward II, एंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस ईयर में ये एलेजी पोएम जो मिल्टन ने कंपोज की है, किस ईयर में ये लिखी गई है। नंबर 11 क्वेश्चन रिलेटेड टू मिल्टन, एंड प्लीज आप इनको नोट डाउन जरूर करो। कोई भी अगर आपको क्वेरीज हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। एंड आप अगर शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो दिस गिव्स मी मोटिवेशन, एक तरीके का मोटिवेशन का काम करता है, सो दैट मैं आपके सामने अच्छे स्टफ्स रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर प्रेजेंट कर सकूं। एंड प्लीज
आप मुझे मोटिवेट करो बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आपको बताना है मिल्टन का लिसिडास किस ईयर में लिखा गया है, एंड वी हैव द करेक्ट आंसर दैट इज रिटन इन द ईयर 1637 में ये लिखा गया है। Number 12 question we have. William Shakespeare's Love's Labour Lost was a free adaptation of. आपको बताना है कि ये Love's Labour Lost जो ग्रेट कॉमिक प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर, एंड ये किसका फ्री एडेप्टेशन है, कहाँ से इसको फ्री अडॉप्ट किया गया था इस कॉमिक प्ले को जो लिखने का एक आइडिया था। एंड वी हैव द ऑप्शन ए स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड एंड एंशियस ऑफ प्लूटर्स, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाय Folishet, and Decameron by Boccaccio. And the correct answer is we have these. And we have the answer that is option B, Melancholy of Plutus. ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है प्लूटस का, ग्रेटेस्ट प्ले है प्लूटस का। एंड द चार्चिल लव्स लेबर लॉस्ट जो फ्री एडेप्टेशन है लव लेबर्स लॉस्ट का, दैट वाज टेकन फ्रॉम दिस वेरी वर्क ऑफ प्लूटस, एंड दैट वाज Melancholy. Next question number 13 we have this on the screen. Who exclaims in his sonnet that under this curved marble of thine own sleep, brave tragedian, Shakespeare sleep alone. This was the statement, और किसने अपने सोनेट में ये स्टेटमेंट, ये लाइंस ये बोली है अबाउट विलियम शेक्सपियर। एंड द correct answer of this question is William Bass. William Bass has said this line about William Shakespeare, and in his sonnet he has said this remark. Number 14 question we have. Milton begins Paradise Lost book first with. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपकी स्क्रीन पे, और आपको बताना है मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट जो होता है वो किस स्टेटमेंट से बिगिन होता है, या किस इंपॉर्टेंट, ये जो ऑप्शंस आपके लैमेंट, इन्वोकेशन और सोलिलिकी और रिफ्रेन, किस इंपॉर्टेंट वर्ड से या किस इंपॉर्टेंट जो एक फीलिंग है, एक जो जेस्चर है, उससे ये पोएम स्टार्ट होती है। दिस इज एपिक पोएम बाय जॉन मिल्टन वी हैव, and this starts with the invocation of God. Milton's book first begins Paradise Lost. That was an epic poem. It starts with the invocation of God. ईश्वर की प्रार्थना से स्टार्ट होता है, and this is very important characteristics of an epic poem कि जो भी लिखी जाती हैं epic poems friends, वो ईश्वर की प्रार्थना से स्टार्ट होती है, because the poet is starting to write such a huge work or in ग्रैंड स्टाइल, सुपरनेचुरल क्वालिटीज, जो सुपरनेचुरल मशीनरीज होती हैं, these all are the required characteristics for an composing an epic poem. Number 15 question we have on the screen. Who describes Shakespeare? William Shakespeare को किसने describe किया है as an upstart crow? Upstart crow beautified with our feathers. Correct answer is Robert Greene, University Wits dramatist. And because ये lines जो उन्होंने बोली है, ये बोली है इसलिए कि विलियम शेक्सपियर वॉज नॉट सो मच एजुकेटेड, उनको बहुत हायर एजुकेशन नहीं मिली थी, बट ही वॉज एक्टर, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट एट दैट टाइम। जो भी उन्होंने प्लेज लिखे वो परफॉर्म भी हुआ करते थे उस टाइम पे, इलिजाबेथन टाइम पे। तो इस तरीके से एक तरीके का एक सरकाज्म है, एक क्रिटिसाइज किया है रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को इस वर्ड से, एन अपस्टार्ट को ब्यूटिफाइड विद आवर feeders. And this line was said in a lecture that was named as Groats Worth of Wit. ये जो वर्क था इसमें लेक्चर में उन्होंने, नंबर 16 क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड फिर ये क्वेश्चन है, और वो किस ईयर में या किस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी, आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज रिलेटेड की, और जो विलियम शेक्सपियर का जो टाइम ड्यूरेशन था फ्रॉम 1564 टू 1616, एंड इस टाइम ड्यूरेशन को विलियम शेक्सपियर का टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं। एंड ही वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एरा, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट्स वो इम्पार्ट किया इंग्लिश लिटरेचर को विद हिज पेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन, number 17 question, and this is life but a walking shadow. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury. Aforesaid line spoken by Macbeth occurs in. ये बताना है कि मैकबेथ के किस
सीन में, किस एक्ट में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है? एंड लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस लाइन है विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ की। एंड दिस प्ले इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट प्ले that is included the four great plays we have: Macbeth, Hamlet, Othello, and King Lear. And of course, the correct answer we have here option B. Option B जो है इसका correct answer है. This is taken from the act fifth, scene fifth of Macbeth. And ये Macbeth का ही quotation है, Macbeth की statement है, lives but a walking shadow. ये मैकबेथ ने तब बोला था जब उनके वाइफ की डेथ हो जाती है, लेडी मैकबेथ जो होती है उनकी डेथ हो जाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव ऑन द स्क्रीन। And here Milton's poetic style is generally regarded as, इसमें बोला जा रहा है कि मिल्टन की पोएटिक स्टाइल जो थी वो किस तरीके का पोएटिक स्टाइल वो यूज करते थे अपने पोएम्स में कंपोज करने के लिए। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर ऑफ दीज फोर ऑप्शंस। वी हैव प्लेन, क्लासिकल, ग्रैंड और ऑर्नामेंटल। तो आपको आंसर इसका पता चल गया होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ग्रैंड स्टाइल मिल्टन हैड यूज्ड for his poems. Number 19 question. In the first folio edition of William Shakespeare's drama, which play was omitted? Omitted means यहाँ पे है कौन सा play उसमें नहीं included था। फर्स्ट फोलियो जब 1623 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो, तो कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर का उसमें इंक्लूडेड नहीं था, आपको बताना है। एंड आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी पेपर में मिल जाएगा। एंड करेक्ट आंसर, क्योंकि हम टीजीटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो टीजीटी का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा लोअर लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो समटाइम्स आप अनएक्सपेक्टेडली इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड द करेक्ट आंसर इज पेरिक्लेस। 36 प्लेज उनके इंक्लूड किए गए थे फर्स्ट फोलियो में, बट दिस प्ले Pericles was omitted in that edition, in the first folio edition that was published in the year 1623। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए अपने नोट्स में। 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following plays is a social satire dealing with the fashions and fates of the day? क्वेश्चन बताना है कौन सा प्ले है सोशल सटायर से रिलेटेड है, जो कि डील विद करता है या जिसमें सब्जेक्ट मैटर जो उस प्ले में लिया गया है दैट इज रिलेटेड टू द फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन सी, लव स्लेवर लॉस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये कॉमिक प्ले है एक तरीके का विलियम शेक्सपियर का। लव स्लेवर लॉस्ट में फैशन एंड फेट्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी वाज डिस्कस्ड बाय विलियम शेक्सपियर। नंबर 21 क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। Which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? First heir of my invention was called by William Shakespeare, and which work was that? कौन सा work वो था? आपको इसका आंसर बताना है। Out of these four options, we have the correct answer, and that is the Venus and Adonis, जो इनका नैरेटिव पोएम था विलियम शेक्सपियर का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दिस इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माय इन्वेंशन सेट बाय विलियम शेक्सपियर। एंड इस वर्क के रिलेटेड उन्होंने बात की है जो नैरेटिव पोएम्स लिखा है वीनस एंड एडेनिस। एंड इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन और था जो इमेच्योरिटी से रिलेटेड था कि विलियम शेक्सपियर के किस वर्क में यू विल सी द लिटिल बिट ऑफ द इमेच्योरिटी, एंड दैट वाज वीनस एंड एडोनिस। 22nd क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड? स्ट्रैटफोर्ड में जो शेक्सपियर का घर था उसका क्या नेम था, आपको ये बताना है। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज रिलेटेड टू दिस ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ग्रेट पोएट, सोनेटियर। एंड ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है आंसर है। दिस द नेम वाज स्ट्रैटफोर्ड हाउस। स्ट्रैटफोर्ड हाउस बिकॉज स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में उनका जन्म हुआ था, ही वाज बोर्न ऑन दैट प्लेस, और जो उनके घर का नाम था दैट वाज स्ट्रैटफोर्ड house, and he was born in 1564। 23rd question we have, in 1601 a collection of Shakespeare's sonnet was printed by। अब यहाँ पे शेक्सपियर के सोनेट्स का यहाँ पे कलेक्शन की बात हो रही है कि किस टाइम में किसने 1601 को में शेक्सपियर के सोनेट्स को प्रिंट कराया था, प्रिंट किया था। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट फोलियो की बात करें तो फर्स्ट फोलियो आप सबको पता है हेमिंग एंड कॉन्डेल उनके जो फ्रेंड्स थे
उनके जो कंपेनियन थे उन्होंने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया था 1623 में, जो उनमें उनके प्लेज इंक्लूडेड थे। एक इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट फोलियो में सिर्फ विलियम शेक्सपियर के प्लेज इंक्लूडेड थे, बट 1601 में उनका कलेक्शन ऑफ सोनेट्स आया था, तो वो किसने प्रिंट कराया था? द मैन वॉज थॉमस थॉर्प। थॉमस थॉर्प वॉज द मैन। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एंड दिस मैन हु प्रिंटेड Shakespeare sonnets, collection of Shakespeare sonnets in 1601. Number 24 question. Which one of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? Last phase of his career जो उनका था, उसमें जिसमें उन्होंने ड्रामेटिक रोमांसेस प्लेज लिखे हुए हैं, तो कौन सा इसमें प्ले है जो उस टाइम पे बिलोंग नहीं करता है, उस टाइम पे नहीं लिखा गया है? एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था हमारा, तो यहाँ पे आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन द करेक्ट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन डी। यस, 24 आंसर का जो है ऑप्शन डी है। ये लास्ट फेज उनके करियर से नहीं बिलोंग करता है। बाकी जितने भी है, द टेम्पेस्ट, सिम्बलाइन एंड द विंटर स्केल, दीज ऑल आर रिटन इन द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, जो 1610 के बाद आप कह लो उस टाइम से लिखे गए थे। 1608 टू 1616 की बात कर ले तो इस टाइम पे टेम्पेस्ट, सिम्बलाइन और विंटर स्केल जो ड्रामेटिक रोमांसेस की बात की जाती है, these all belongs to that play. Much ado about nothing is related to the comic play of William Shakespeare, and this is not written in the last phase of his career. Number 25th question. Shakespeare's popular play Merchant of Venice belongs to which of the following literary form? Merchant of Venice बहुत ही important वर्क है ये विलियम शेक्सपियर का, और इस वर्क से एक ग्रेट पोएम निकल के आती है मर्सी, जिसकी हमने बात 12th में भी हमने पढ़ा हुआ है। मर्सी इज अ ग्रेट पोएम, जो उसमें पोर्शिया जो कैरेक्टर थी उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने जो किस तरीके से मर्सी को एक्सप्लेन किया है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है एंड बताया जा रहा है किस लिटरेरी फॉर्म या किस जॉनर से ये प्ले इनका बिलोंग करता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर, दिस इज रिलेटेड टू ट्रेजिक कॉमेडी that was written by William Shakespeare. 26th question we have on the screen. Paradise Lost is written in, किस स्टैंजा फॉर्म में पैराडाइज लॉस्ट जो लिखा गया है आपको इसको बताना है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, दिस प्ले वाज रिटन इन द ईयर 1667, जो ये था फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है, 1667 में पब्लिश हुआ है ये वर्क है। दिस वाज द ग्रेट एपिक पोएम बाय जॉन मिल्टन। एंड आपको बताना है कि किस स्टैंजा फॉर्म में, फ्री वर्स, blank verse, rhymed verse, or none of the above. And the correct answer we have related to this question is option B. This is written in blank verse. Blank verse में ये वर्क इनका लिखा गया है और इसको जॉन मिल्टन ने कंपोज किया हुआ है। And this is called an epic poem. Number 27 question. Which of the following is the dominant theme of Shakespeare's famous play King Lear? King Lear में dominant theme क्या था प्ले का, आपको बताना है। King Lear is one of the four great tragedies of William Shakespeare, and we have the correct answer of this question is that is filial ingratitude. Filial ingratitude की बात हो रही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एंड दिस थीम was the dominant theme in the Shakespeare's famous play that was King Lear. And King Lear में जो ये प्लेस थे, बाकी जेलिसी की आप बात करते हो तो जेलिसी was related to Othello, इसका जो मेन थीम था। एम्बिशन की बात कर लो, एम्बिशन जो था मैकबेथ से रिलेटेड था। एंड रिवेंज की बात कर लो, रिवेंज जो था, रिवेंज वाज द इम्पोर्टेंट थीम ऑफ द प्ले हैमलेट। सो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हैमलेट जेलेसी इज रिलेटेड टू ओथेलो, मैकबेथ से आपका एम्बिशन था इसका इम्पोर्टेंट थीम और मोस्ट डोमिनेंट थीम, रिवेंज जो था हैमलेट प्ले में था, एंड फिलियल इनग्रैटिट्यूड वाज द डोमिनेंट थीम ऑफ द प्ले किंग लियर। 28th number question we have. Which one of the following Shakespeare's play is in three parts? Three parts में कौन सा play है शेक्सपियर का जिसको ट्रायोलॉजी बोलते हैं? ट्रायोलॉजीज आर कॉल्ड दैट थिंग, दैट प्ले। एंड कौन सी प्ले की बात हो रही है यहाँ पे? These all are the जो ऑप्शंस आपके सामने इंक्लूडेड है यहाँ पे, these all are the chronicle plays of the William Shakespeare. एंड यहाँ पे जो बता रहे हैं हम, रिचर्ड सेकंड वाज नॉट इन दैट, रिचर्ड सेकंड जो था वो नहीं था इसमें प्ले विलियम शेक्सपियर का। एंड 28 क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास दैट इज हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स वाज इन थ्री पार्ट जिसको ट्रायोलॉजी बोलते हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो भी प्लेज होते हैं 3 पार्ट्स में जो भी होते हैं, लिटरेरी वर्क दैट इज कॉल्ड ट्रायोलॉजी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में इंक्लूडेड है। कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दिया रह सकता है कि उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्क इज नॉट अ ट्रायोलॉजी। Number 29 question we have, which of out of the following is not a poem by Wordsworth? अब यहाँ पे हम important question Wordsworth से related है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा इसमें वर्क जो है वो Wordsworth से related नहीं है, and we have the option here, that is the correct answer, option D, यहाँ पे already mention है, and option D is the correct answer. Sorry, London is not a poem that was written by William Shakespeare. London जो है ये poem है, विलियम ब्लेक का poem है। बाकी आपके जितने poem है, London 1802, Strange Fits of Passion, Have I Known, The Solitary Reapers, these all are the compositions of William Wordsworth. And London is not a poem of William Wordsworth. This is a poem by William Blake we have. And number 30 question on the screen. An evening walk is written by whom? जो भी यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से ये बूस्टिंग एनर्जी, एक तरीके का मोटिवेशनल, आपका ये जो लाइक शेयर एंड कमेंट्स होते हैं वो मोटिवेशन का काम करते हैं टू क्रिएट अ ग्रेट स्टफ एंड ग्रेट कंटेंट रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। एंड एन इवनिंग वॉक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इस वॉक में किसने लिखा हुआ है आपको बताना है, किसने कंपोज किया हुआ है, एंड दैट वाज कंपोज्ड बाय, यस वी हैव, विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो हमारा ऑप्शन है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एन इवनिंग वॉक को कंपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, for whom did William Wordsworth speak in his famous line, "Thy soul was like a star and dwelt apart"? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। एंड अबाउट होम, किसके बारे में इन्होंने ये लाइंस बोली हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। वी हैव द करेक्ट आंसर हियर related to this, that was जॉन मिल्टन। यस, द ग्रेट एपिक पोएट जॉन मिल्टन के बारे में ये लाइंस बोली हैं। बिकॉज अगर आप बात करो एज अ पोएट, तो आफ्टर विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन वाज द ग्रेट मैन, ग्रेट लिटरेरी फिगर वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर। एंड ये लाइंस डेडिकेट की गई हैं बाय वर्ड्सवर्थ टू मिल्टन, दैट सोल वाज लाइक अ स्टार एंड dwelt apart. Number 32 question we have on the screen. Milton's Paradise Regained takes its theme from, मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन का जो थीम है वो किससे लिया गया है, इस क्वेश्चन में बताना है। वी हैव द ऑप्शंस हियर एंड ऑफ कोर्स यू हैव गिवन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज द सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। जो सेंट ल्यूक्स का गॉस्पेल था उससे पैराडाइज रीगेन का जो थीम है, सब्जेक्ट मैटर है, वो लिया गया है। एंड पैराडाइज लॉस्ट का जो सब्जेक्ट मैटर था दैट वाज टेकन फ्रॉम बाइबल। एंड वहां पे हाउ मिल्टन जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, किस तरीके से जस्टिफाई किया है। एंड पैराडाइज रीगेन में किस तरीके से लिया गया है, फिर से रिगेन हुआ है पैराडाइज जो लॉस्ट हो चुका था। एंड इट वाज टेकन थीम फ्रॉम द वर्क सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। Number 33 question we have on the screen. In which work of Wordsworth does the line "Still sad music of humanity" occurs? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और बताया जा रहा है किस वर्क से ये लाइंस ली गई हैं, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड चलिए, मैंने पेन का इंक थोड़ा चेंज कर लिया सो दैट आपको क्लियर समझ में आए। एंड जो क्वेश्चन का आंसर है आपको बताना है, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस question is Chinton Abbey. Chinton Abbey is the poem, and this poem has a line "Still sad music of humanity," and it was poem composed by William Wordsworth. Number 34 question on the screen we have, what kinds of play did Galsworthy write? अब गॉल्सवर्दी से रिलेटेड यहाँ पे बात हो गई, क्योंकि टीजीटी के सिलेबस में गॉल्सवर्दी को भी पूछा गया है। गॉल्सवर्दी एज अ राइटर, एज अ ऑथर, एज अ ड्रामेटिस्ट, बिकॉज ही वाज द ड्रामेटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। जीबी सॉ के साथ उनके प्लेस उन्होंने लिखे हुए हैं, और ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट विद जीबी सॉ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो किस तरीके के प्लेस जॉन गॉल्सवर्दी लिखा करते थे आपको बताना है, एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन ए,
दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड ही हैड रिटन प्रॉब्लम प्लेस, या आपको बात करो सोशल tragedies, he had written social issues पे he had written many works, because जो भी उनके subject matter हुआ करते थे, they were related to the social injustice, social corruption, and how laborers are suffering. Number 35 question we have on the screen. Which of the following work is not written by John Milton? यहाँ पे बताना जा रहा है कौन सा वर्क उन्होंने नहीं लिखा है जॉन मिल्टन ने. आपको बताना है ऑफ एजुकेशन, Areopagitica, on Shakespeare, or Alma, or the progress of the mind. So the correct answer we have here on the screen, that is related to this question, and this was not written by John Milton. Option D जो है वो correct answer है. Alma on or the progress of mind is not written by, it's not composed by John Milton. बाकी of education, Areopagitica, on Shakespeare, these all are the works of the जॉन मिल्टन. ये जो है ये जॉन मिल्टन के वर्क्स हैं. नंबर 36 क्वेश्चन. हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एन एवर एंड्योरिंग मैन? किसने रेफर किया है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ये कोटेशन, ये लाइंस, ये फ्रेज, एंड एवर एंड्योरिंग मैन? वी हैव द ऑप्शन डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट्स, डी क्वेंची, और एस टी कॉलरिज. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एस टी कॉलरिज, द ग्रेट romantic poet. He has said this line about William Wordsworth and ever enduring man, जिनके साथ कोलेबोरेशन में जो वर्क लिखा हुआ है that is lyrical ballads, ये था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड विलियम एनएसटी कॉलरिज का कोलेबोरेशन वर्क है ये, एंड जिसमें टोटल नंबर ऑफ 23 पोएम्स थी. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 23 पोएम्स, 19 पोएम्स वर ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स ऑफ कॉलरिज. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ. एंड एस टी कॉलरिज से रिलेटेड बिकॉज एस टी कॉलरिज ने काफी सारा टाइम स्पेंड किया विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, और इस तरीके से उन्होंने ये फ्रेज विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कोट किया, दैट एन एवर एंड्यूरिंग मैन. नंबर 37 क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन. अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय whom? मॉडर्न कॉमेडी जो है वो किसने लिखी हुई है? And the correct answer we have, this is a play written by whom? We have the correct answer, and the option A is the correct answer. 37 plays का जो correct answer है जॉन गाल्सवर्दी ने ये लिखा हुआ है, जो मॉडर्न कॉमेडी है. एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो that was written by William Shakespeare. Number 38 question we have on the screen. Through which work does Milton intend to justify the ways of God to man? और बहुत ही easy, बहुत ही I can say बहुत easy question है. Even the starter beginners जो starting के एग्जाम्स देते हैं इंग्लिश लिटरेचर को, उनको भी ये लाइंस पता होगी. जो ग्रेजुएशन जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, उन सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा. एंड किस वर्क में से ये लिया गया है, मिल्टन ने ये बोला है, एंड दैट वाज yes, option D is the correct answer. 38 वर्क का जो है पैराडाइज लॉस्ट से वर्क लिया गया है, एंड पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था 1667 में हुआ था विद 10 बुक. नंबर 39 क्वेश्चन. डेस्टिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर. ये डेस्टिमोना जो कैरेक्टर है बहुत ही फेमस कैरेक्टर है शेक्सपियरियन ड्रामास की, एंड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले? किस प्ले में इनका डिस्क्रिप्शन, इनका कैरेक्टराइजेशन मिलता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी. एंड yes, of course we have the right answer, that is Othello. Option C is the right answer. and Othello जो है वो यहाँ पे डेस्टिमोना जो होती है ओथेलो की वाइफ होती हैं, जिनको वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिन पे वो एक तरीके का उनको सस्पेशन होता है, और किस तरीके से बिकॉज ऑफ द जेलसी किस तरीके से मर्डर उनका कर देते हैं डेस्टिमोना का ओथेलो. दिस इज द स्टोरी ऑफ द प्ले, एंड डेस्टिमोना इज अ फेमस कैरेक्टर, फेमस लेडी कैरेक्टर ऑफ William Shakespeare's play, that was Othello. Who is often called as the political son of Spenser? Very famous and very important question. We have the right answer, that is option D. Option D, that was John Milton. John Milton को
पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर को बोलते हैं। एंड वी हैव द एडमंड स्पेंसर की जो इंपॉर्टेंट एपिक पोएम है, दैट इज also which of the following dramatists doesn't belong to the group of university wits? यूनिवर्सिटी विट्स जिससे आप बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो, ये ऐसा फ्रेज, ऐसा वर्ड है जो कि इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप ड्रामा की बात करते हो, स्टार्टिंग पॉइंट में किस तरीके से ड्रामा प्रोग्रेस हुआ है, the credit goes to the writers, to the dramatists who belongs to the university wits। तो आपको बताना है कि इन आउट ऑफ these 4 ऑप्शंस ABCD में कौन सा ऐसा राइटर है, कौन सा ऐसा ड्रामेटिस्ट है जो यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन डी। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी की बात कर ले हम, ये हमारा क्वेश्चन आंसर, ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन से बिल्कुल करेक्ट बैठता है। जॉन वेबस्टर जिनकी हम बात करें, ही वाज द ड्रामेटिस्ट ऑफ द जैकोबियन एरा। यस, जैकोबियन एरा से ये ड्रामेटिस्ट थे। जैकोबियन एरा का टाइम जो 1603 से लेकर के 1625 का टाइम ड्यूरेशन था इंग्लिश लिटरेचर में, इसको जैकोबियन एरा के नेम से जानते हैं। एंड जेम्स फर्स्ट वाज द रूलिंग किंग एट दैट टाइम, और उनके नेम से ही इस एरा का नेम जैकोबियन एरा पड़ा है। और जॉन वेबस्टर की आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क उनका सकते हो, डचेस ऑफ माल्फी, व्हाइट डेविल, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स रिटन बाय ड्रामेटिस्ट जॉन वेबस्टर। एंड अगर हम यूनिवर्सिटी विट्स की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी विट्स में आपको जो राइटर्स, जो ड्रामेटिस्ट मिलते हैं, दे ऑल आर टेकन देयर ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी डिग्री ली है। जो भी ड्रामेटिस्ट थे इस ग्रुप में बिलोंग करते थे। एंड ग्रुप की अगर बात करें कि हु वर इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप, तो आपको नेम उनका है रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, जॉर्ज बिले एंड थॉमस किड को भी रिगार्ड किया जाता है एज अ यूनिवर्सिटी विट्स राइटर। तो क्लियर ये हुआ आपको यूनिवर्सिटी विट्स का मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से ड्रामेटिस्ट बिलोंग करते थे। और जॉन वेबस्टर जो कि यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप में नहीं बिलोंग करते हैं, उनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो जैकोबियन एरा था, जिसका टाइम ड्यूरेशन इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करते हैं 1603 से लेकर के 1625 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Number second question on the screen we have the phrase dissociation of sensibility was used by T.S. Eliot in। T.S. Eliot ने ये phrase use करा है dissociation of sensibility, और आपको बताना है कि ये phrase उन्होंने किस वर्क में अपने use करा था, किसमें। We have the option A metaphysical poets, option B Hamlet and his problem, option C tradition and individual talent, and option D Dante। And obviously we have the correct answer here, that is option A। T.S. Eliot ने मेटाफिजिकल पोएट्स में फ्रेज का यूज किया है जो कि डिसएसोसिएशन सेंसिबिलिटी के नेम से जाना जाता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन भी है, a character who remains almost unchanged throughout the story is called। वो कैरेक्टर जो अपनी स्टोरी में, जो कि फिक्शनल वर्क में थ्रू आउट अनचेंज्ड रहता है, मीन्स उसके नेचर, उसके बिहेवियर, उसके डूइंग्स या उसके एक्ट्स में कोई तरीके का परिवर्तन, कोई तरीके के चेंजेस नहीं मिलते हैं, तो उसको इंग्लिश लिटरेचर में या कैरेक्टर कैरेक्टराइजेशन का जो हम कैटेगरी कैरेक्टराइजेशन की डिवाइड करते हैं, तो उसमें उसको किस नेम से बुलाया जाता है। ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, एंड करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, दैट इज ऑप्शन डी। ये करेक्ट आंसर है। फ्लैट कैरेक्टर्स बोलते हैं हु रिमेन अनचेंज्ड throughout the fictional work of a writer of a story, जो unchanged होते हैं। Number fourth question, Dryden's All for Love was written in imitation of Shakespeare। शेक्सपियर के किस वर्क का इमिटेशनल वर्क है All for Love, जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा हुआ है। एंड All for Love की अगर हम बात करें तो ये All for Love, दिस इज अ वर्क बाय जॉन ड्राइडन, और यहाँ पे ये 1667 में ये पब्लिश हुआ है। एंड दिस इज हेरोइक ड्रामा, ये है ऑल फॉर लव जो है हेरोइक ड्रामा है, एंड रिटन इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में ऑल फॉर लव लिखा गया है ऑफ विलियम शेक्सपियर। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा। ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरीके का आप इसको रिलीजियस मूवमेंट कह सकते हो। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे है।
और प्लीज फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन जरूर करिए इनके राइट आंसर्स के साथ में, और जो मैं एक्सप्लेनेशन इससे रिगार्डिंग या की फैक्ट्स जो बता रही हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, उनको आप जरूर अपने नोट्स में नोट डाउन करिए। और वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू, एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, एंड ऑब्वियसली वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जॉन Henry Newman was the founder of the Oxford University, which is a religious movement. एक तरीके का ये religious movement था against the church. And number 6, the proper study of mankind is man. यहाँ पे is होना चाहिए था. The proper study of mankind is man. Who is the writer of this famous line? Famous line के राइटर को बताना है कि ये जो फेमस लाइन है इंग्लिश लिटरेचर की, बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये किस वर्क से लिया गया है, किस वर्क में इंक्लूडेड है ये लाइन। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो आपको बताना है राइटर से रिलेटेड। Who had written this line, this famous line? A, B, C, D ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अलेक्जेंडर पोप हैड रिटन दिस लाइन इन हिज वर्क, जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे की पॉइंट्स मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। एन एसे ऑन मैन, एन एसे ऑन मैन इज द पोएम published by Alexander Pope in the year. This poem was published in 1733-1734, 1733 से 1734 के मिड में ये पोएम पब्लिश हुई है। एंड एसे ऑन मैन, जिसमें ये लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। नंबर 7 क्वेश्चन, Which one ode is not written by John Keats? John Keats जो कि इंग्लिश लिटरेचर में अपने ओड्स के लिए फेमस है। He was the great writer, और ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड उनका मोस्ट ऑफ द वर्क जो उन्होंने लिखे हैं वो ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड लिखे हैं। और ओड पोएम्स जो थी उनकी, ओड जो पोएटिक कॉम्पोजिशन थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, that was composed by John Keats. एंड आपको बताना है इन ऑप्शंस में से ए बी सी डी में से कौन सा वर्क ऐसा है जो कि जॉन कीट्स ने नहीं लिखा है, कौन सा ओड ऐसा है जो जॉन कीट्स ने नहीं लिखा है। एंड यस यू हैव गिवन द राइट आंसर, क्योंकि राइट आंसर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी इसका आंसर है। एंड द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिस वन इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स और कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, क्योंकि ये जो वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड, ये वर्क है पीबी शेले का। ओके, पीबी शेले का ये वर्क है। एंड ही वाज आल्सो द रोमांटिक पोएट जो ये थे, क्योंकि जॉन कीट्स भी रोमांटिक पोएट थे ऑफ द सेकंड जनरेशन, और रोमांटिक पोएट थे ये। एंड जॉन कीट्स एंड पीबी शेले, दे ऑल आर नोन एज द सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो था वो था ओड टू द वेस्ट विंड, दैट वाज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। Number 8 question we have, Reformation was predominantly a movement in। अब आपको ये बताना है कि रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था, रिफॉर्मेशन जो आपका रिलेशन रिफॉर्मेशन जिसको हम जानते हैं, दैट वाज predominantly a movement related to which? It was a political movement, literature movement, religious or educational movement, and of course we have the correct answer। रिफॉर्मेशन की बात हो रही है तो रिफॉर्मेशन इन रिलीजन, एंड ये करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी। रिफॉर्मेशन मूवमेंट से जो रिलेटेड जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट रिफॉर्मिस्ट थे उनकी हम बात कर लेते हैं, एंड दे वर जॉन कॉल्विन। जॉन कॉल्विन इंपॉर्टेंट रिफॉर्मिस्ट थे, एंड ऑल्सो जो मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर, दे वर रिगार्डेड एज द रिफॉर्मिस्ट। एंड इन्होंने जो काम किया है वो रिफॉर्मेशन इन रोमन कैथोलिक चर्च, they wanted some kind of reformation, some kind of improvement in the rules and regulations that were adopted by the Roman Catholic Church। and religious movement है ये, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट ने, और इसके साथ साथ रेनेशा ने भी। नेक्स्ट नंबर 9 क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोलिटिकल वॉल्यूम इज। पोलिटिकल वॉल्यूम की बात हो रही है, उनकी पोलिटिकल वॉल्यूम जो थी उसका टाइटल क्या था विलियम वर्ड्सवर्थ के, और विच वाज द फर्स्ट पोलिटिकल वॉल्यूम। और प्लीज आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और एग्जाम में मोस्टली स्टूडेंट्स को गलत करके आते हैं, क्योंकि हम सभी फेमिलियर हैं विद द लिरिकल बैलेट्स, और बोला जाता है कि रोमांटिक एरा का स्टार्टिंग जो था इसी वर्क के पब्लिकेशन से हुआ है, लिरिकल बैलेट्स के, जो कि कोलैबोरेशन वर्क था ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एच टी कॉलरिज। बट
यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट पोलिटिकल वॉल्यूम क्या था, एंड आंसर इज दैट वाज ऑप्शन ए, descriptive sketches. This is the correct answer, and this was first written, composed by विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड 1793 में ये पब्लिश हुई थी। एंड विद द वर्क जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के साथ जो अनदर वर्क जो पब्लिश हुआ था वो था एन इवनिंग वॉक। ठीक है, ये भी एक वर्क था, एक पोइटिकल वॉल्यूम था जो कि इसी के साथ में पब्लिश हुआ है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के साथ में। एंड इवनिंग वॉक इनका पोलिटिकल वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1793 में फर्स्ट टाइम। लिरिकल बैलेड्स जो था वो 1798 में पब्लिश हुआ था विद वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। ओके, ये इनका कोलैबोरेशन वर्क था। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। प्रिलूड जिसकी बात करते हैं 1850 में ये पब्लिश हुआ था। इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये भी इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है वर्ड्सवर्थ का। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में बात कर रहे हैं फर्स्ट पोलिटिकल वर्क की, जो कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है, 1793 में पब्लिश हुआ है। नंबर 10 क्वेश्चन, हर्मिया। हर्मिया एक कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। हर्मिया इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। शेक्सपियर के किस वर्क से ये कैरेक्टर लिया गया है हर्मिया? उनका कौन सा ड्रामा था जिसमें ये वर्क का, इस नेम का, इस कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन मिलता है? एंड ऑफ कोर्स वी हैव द राइट आंसर। आपको प्लीज आप जल्दी से इसके आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का, एंड दैट इज ऑप्शन ए, जिसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इस कैरेक्टर की। दिस वॉज इंक्लूडेड इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंड जो इनका वर्क था, ये जो पब्लिश हुआ था इट वॉज रिटन इन द ईयर 1595 टू 1906। ये 1595 से 1906 के मिड में लिखा गया वर्क है बाय शेक्सपियर। यस, ओके। तो आपको बताना है कि हर्मिया का जो कैरेक्टराइजेशन था वो इसी वर्क में मिलता है, Midsummer Night's Dream, which is a comic play by William Wordsworth. Number 11 we have English iambic pentameter was brought to its first maturity in. What is first maturity in? या जो composition sonnet से related जो poems होती थी, iambic pentameter got brought to its maturity, first maturity in sonnets of the poets. और जो iambic pentameter का वो structure होता है, इसमें iambic pentameter 5 feet होता है and 10 syllables होते हैं इसमें। ओके, 10 syllables का यूज होता है, एंड उसका जो सिलेबल का जो स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल्स। ओके, तो ये हमारा होता है आइमिक पेंटामीटर का जो स्ट्रक्चर होता है, 5 फीट 10 सिलेबल्स। नंबर 12 भी है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। अब हम कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताना है कि इन चारों क्वेश्चंस में से, इस चारों ऑप्शंस में से विच वन इज द करेक्ट आंसर। एंड मैं आपको ऑप्शन एक बार मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है he is one of those boys who are wicked. सेकंड ऑप्शन है बी, he is one of those boys who is wicked. he is one of those boys who is wicked. he is one of those boys who are wicked. तो यहाँ पे देखिए दो बारी यहाँ पे boys के साथ who are का यूज, boys के साथ who is का यूज, boy के साथ who is का यूज, एंड boy के साथ who are का यूज। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है, और जो ये करेक्ट आंसर सेंटेंस है इसका, दैट इज ऑप्शन ए। लिखा इसमें ऑप्शन ए, आप ध्यान से पढ़िए। ही इज वन ऑफ द बॉयज, मींस बॉयज का ग्रुप है, बट ही इज वन ऑफ द बॉयज, वो सभी ग्रुप जो ग्रुप है उनमें से वह एक ऐसा लड़का है। तो यहाँ पे यही है, दोज बॉयज हु आर विकेड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो बात हो रही है ही के साथ इसका यहाँ पे यूज हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज। दोज बॉयज को अब यहाँ पे हम लेंगे मेन, जो जिसका हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे लगाएंगे अब, तो यहाँ पे जो आएगा हु आर का यूज होगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, इसको फिल करना है इस गैप को। देयर वर ट्रीज ऑन डॉट 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 साइड ऑफ द रोड, ये गैप आपको फिल करना है। ऑप्शन ए बी सी डी है, एवरी फिल होगा, सम फिल होगा, इधर होगा, या ईच होगा। सो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन डी, एंड ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो फिल होगा वो होगा ईच। देयर वर ट्रीज ऑन ईच साइड ऑफ द रोड, मींस रोड
के जो होते हैं दो साइड्स होते हैं, एवरी नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक अगर दो से ज्यादा होगा तो वहां पे एवरी का यूज होता है। सम यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं बता रहा है, इधर कोई कंपैरिजन नहीं होगा, इसीलिए ये और हमारा एवरी ना यूज हो करके ईच होगा क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स होते हैं रोड के और वो होता है ईच साइड मींस उसके दोनों तरफ। नंबर 14, फाइंड द एरर पार्ट। इसमें जो पूरे सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो है द ग्राउंड कमांडर्स मेटेड यस्टरडे, दिस इज द सेकंड पार्ट, मेटेड यस्टरडे टू रिजॉल्व, ये सेकंड पार्ट है। द प्रॉब्लम थर्ड पार्ट है, बट इट रिमेन इनकंक्लूसिव, ये फोर्थ पार्ट है। तो आपको बताना है कि किस पार्ट पे इस सेंटेंस के एरर है। फिर से क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, जो बी है वो हमारा करेक्ट होगा, सेकंड सेंटेंस में हमारी एरर है क्योंकि आप यहाँ पे देखिए मेटेड लिखा हुआ है, मेट होता है मेटेड नहीं होता है। यस्टरडे है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस हुआ है, तो इसीलिए मीट मेट मेट होता है, इसका मतलब मीट फर्स्ट फॉर्म हुआ वर्ब का, मैच होता है सेकेंड फॉर्म, मीट मेट मेट थर्ड फॉर्म। ओके, तो आपको मेटेड कोई वर्ड नहीं होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो यूज होगा वो मैट होगा, इन प्लेस ऑफ दिस मेट वर्ड का यूज होगा। सो सेकेंड सेंटेंस हमारा रॉन्ग है एंड इट हैज एन एरर पार्ट। नंबर 15, and this is the question and this is the last question of this video, and जो important question हमने डिस्कस किया प्लीज आप उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा एंड वीडियो को पॉज करके नोट आउट कर लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी करो। प्लीज वॉच आउट दी अदर वीडियोस ऑन दिस चैनल, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, आप उस लिंक को जरूर चेक कर लीजिएगा और आई बटन पे भी जाकर के यहाँ पे आप इस वीडियो के लिंक जो अदर वीडियोस अपलोडेड है आई बटन पे आप भी चेक कर सकते हो कौन कौन से वीडियोस मैंने यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, द वेदर डिड नॉट मेक डॉट 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 डिफरेंस इन माय प्लान, सम प्लान, मेक सम डिफरेंस, मेक एनी डिफरेंस, मेक द डिफरेंस, मेक एन डिफरेंस। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है एंड जो करेक्ट आंसर है वो आई थिंक आंसर दे दिया होगा आपने, मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे होगा एनी। अब एनी क्यों होगा, द वेदर डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, डिड नॉट है क्योंकि नेगेटिव में सेंटेंस है ये, तो यहाँ पे एनी का ही होगा यूज क्योंकि नेगेटिव एनी जो होता है वो नेगेटिव को डिनोट करता हुआ वर्ड होता है। सम नहीं होगा क्योंकि हमने कोई कुछ ऐसा इसमें क्वांटिटी नहीं है, दी नहीं हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है, आर्टिकल नहीं है जो कि ए आई ई यू से हो, ये आपका इससे रिलेट नहीं करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा एनी होगा क्योंकि वर्ड जो हमारा है वो नेगेटिव सेंटेंस को डिनोट कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ इशारा कर रहा है, इसका मीनिंग जो होगा। दैट्स व्हाई द वेदर डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस इन माय प्लान। इस सेंटेंस को एक तरीके से और बोल सकते हैं हम, द वेदर मेक नो डिफरेंस इन माय प्लान। नो डिफरेंस अगर आप कर दोगे तो वहां पे आपका हो जाएगा कि वो नेगेटिव में ही चला गया, वो सेंटेंस नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमने बात की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए सो दैट मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँ इस चैनल पे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कीप कनेक्टिंग विद इंग्लिश एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।